नमस्कार। स्वागत है आपका एनर्जी और एनर्जी ट्रांसफ़र के तीसरे लेक्चर पे। इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में जानेंगे और कुछ एग्जाम्पल के से समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप सबको पता ही है, पर इसको इंजीनियरिंग ढंग से समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के इंजीनियरिंग एग्जाम्पल को यूज़ करके। ये लॉ केवल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल के बारे में बताता है और ये कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ प्रोसेस। अगर कोई भी प्रोसेस होता है तो एनर्जी का फॉर्म चेंज हो सकता है पर वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता और आप नए एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते। जो ऑलरेडी है या उस पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके बाद जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो कंजर्व होगा, चाहे वो सिस्टम को इफेक्टिवली 100% मिले ना मिले। हो सकता है कुछ सराउंडिंग में चला जाए, लॉस हो जाए, बट इफेक्टिवली आपका एनर्जी टोटल कंजर्व होगा। तो अगर सपोज़ आपके पास अगर कोई प्रोसेस है जो एडियाबैटिक है, मतलब आपका हीट लॉस नहीं है, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है सब प्रोसेस सिस्टम के बाहर, तो जो भी एनर्जी चेंज होगा वो आप जो भी वर्क किया होगा उसके इक्वलेंट होगा। तो इसके बारे में आप और एग्जांपल के तौर पे समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे कि आपको पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई पत्थर है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो कैसे वो पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पे इससे एसोसिएटेड है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, जो ग्रेविटेशनल फील्ड पे बहुत ऊंचे हाइट पे है, डेल्टा जेड पे है, और जब गिरता है तो ये कुछ पार्ट कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में और बाकी जो है पोटेंशियल एनर्जी में रहता है। और जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। हम इसमें ये भी अज्यूम करते हैं कि लॉस इन द सराउंडिंग, मतलब कि जो भी एनर्जी लॉस होती है एयर में वो मिनिमल है। अगर उसको भी कंसिडर करें तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी तो कम होगी काइनेटिक एनर्जी 100% अगर नहीं हुआ तो बाकी जो लॉस है वो एयर के सिस्टम में है। तो इन जनरल फर्स्ट लॉ का मतलब ये है कि एनर्जी कभी भी गायब नहीं हो जाएगी या खो नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में रहेगी, टोटल एनर्जी कंजर्व होगा। चूँकि ये क्योंकि ये सिंपल कोर्स है तो इसीलिए हम और कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। एक सिंपल सा एजम्पशन हम हमेशा लेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं ये आलू के एग्जांपल से कि अगर ये पोटैटो है, आलू है, और इसमें अब स्पेसिफिक हीट जो है वो गर्म किया है इस आलू को, और टोटल एनर्जी का जो हीट है ट्रांसफ़र हुआ है वो 5 किलो जूल है। तो पोटैटो की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी 5 किलो जूल, मतलब इंटरनल एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी 5 किलो जूल से। तो जितना भी अमाउंट आप हीट ट्रांसफ़र करेंगे वो बढ़ेगी। ओके, तो ये एक एनर्जी कंजर्वेशन और फर्स्ट लॉ के माध्यम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि ये एक और सिस्टम है, इस सिस्टम में जो है 15 किलो जूल जो है वो हमने हीट ट्रांसफ़र किया है। और पर क्या है कि सिस्टम एडियाबैटिक नहीं है, कहने का मतलब एनर्जी ये लॉस करता है हीट के फॉर्म में। तो क्यू आउट है जो कि 3 किलो जूल्स है, मतलब ये कि आपका 3 किलो जूल जो है वो लॉस हो गया है सराउंडिंग में। 15 किलो जूल आपने हीट ट्रांसफ़र किया है सिस्टम में और 3 किलो जूल जो है वो लॉस हो गया, तो टोटल डिफरेंस कितना हुआ 12 किलो जूल। तो जो इंटरनल एनर्जी है, जो इसके अंदर की जो एनर्जी है सिस्टम की, वो 15-3 इतना चेंज डेफिनेटली होगा कंजर्वेशन के हिसाब से। और ये टोटल जो है वो क्यू नेट जो हमने टोटल हीट जो दिया गया है सिस्टम में वो है क्यू नेट, मतलब ये क्यू इन माइनस क्यू आउट। ओके, रिमेंबर अब कन्वेंशन के हिसाब से हमने कहा कि जो इन है अगर हीट देते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, हीट जो निकलता है वो नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे चूँकि डायरेक्शन पता है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमें पता है कि ये आपका 15 है और ये आपका 3 है, तो -3, तो ये आपका हो गया 12 किलो जूल। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि वर्क करते हैं रादर देन हीट। इसमें एक सिस्टम है जो कि एडियाबैटिक है, इसमें हीट के ये ट्रांसफ़र कोई हीट नहीं हो रही है इसे बाहर, ओके, या अंदर नहीं आ रही है, तो कोई हीट इंट्रैक्शन नहीं है, बट आपका ये इलेक्ट्रिकल वर्क जो कर रहा है यहाँ पे है। तो नेचुरली
आपका जब वर्क कर रहा है तो ये जो वर्क है जो 5 किलो जूल इस पे किया गया सिस्टम पे, ये सेम वर्क जो है वो इसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये 5 किलो जूल जो है इसकी बढ़ जाएगी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। ओके, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं E2 माइनस E1, मतलब फाइनल स्टेट जो सिस्टम का है उसके इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल स्टेट, वो आपका 5 किलो जूल एडिशनल बढ़ जाती है। ओके, इज इक्वल टू 5 किलो जूल्स। तो द वर्क डन ऑन एन एडियाबैटिक सिस्टम इज इक्वल टू द इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जितना आपका इंक्रीज हो गया सिस्टम में, जितना इलेक्ट्रिक वर्क आपने किया उतना ही एनर्जी आपका इंटरनल एनर्जी जो इस एनर्जी के सिस्टम में जो है उतना ही आपका सिस्टम एनर्जी में चेंज आया है। तो वर्क जो आपने किया है एडियाबैटिक सिस्टम में वो उसकी जो मात्रा है वो जो भी एनर्जी उसकी मात्रा इक्विवेलेंट हो जाएगी, मतलब बराबर होगी जितनी आपकी एनर्जी जो सिस्टम की है उसमें चेंज आने में। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल वर्क लिया है, अब हम शाफ्ट वर्क लेते हैं। अब ये एज्यूम करें अगेन कि ये जो सिस्टम है वो एडियाबैटिक है, इसका मतलब ये अगेन कि आपका जो है कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, और आपने यहाँ पे एक शाफ्ट लगाया है, ये शाफ्ट है आपका, और इसका टोटल वर्क जो आप करते हैं वो 8 किलो जूल है। तो जब आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, इसके अंदर आप वर्क कर रहे हैं, तो नेचुरली इसकी जो एनर्जी है वो सेम अमाउंट से चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डेल्टा ई जो है वो पॉजिटिव 8 किलो जूल है, क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ गई है। ओके, तो वर्क शाफ्ट डन ऑन एन एडियाबैटिक सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना। तो वर्क जितना आपने किया है उतनी मात्रा में आपकी एनर्जी ऑफ द सिस्टम बढ़ जाती है। तो इसको अब हम समराइज़ कर सकते हैं, इसको अब संक्षिप्त में क्या कह सकते हैं कि जो एनर्जी आपकी चेंज हो रही है, टोटल चेंज है आपकी एनर्जी की, उसको अगर हम लोग डेल्टा ई सिस्टम कहते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी जो आपकी अंदर सिस्टम में इंटर की है माइनस जो बाहर गई है, ये दोनों को जब माइनस नेट जो एनर्जी आएगी वही आपकी जो है एनर्जी आपके सिस्टम में चेंज होगी। कहने का मतलब टोटल एनर्जी इंटरिंग द सिस्टम, जो एनर्जी इंटर सिस्टम में की है, माइनस जो टोटल एनर्जी लिविंग द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, तो जितना सिस्टम के अंदर आई, ओके, ये आपकी सपोज ई एन है, और जितना आपके बाहर चले गई, तो दिस ये इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे दिस जो ई इन है इसको ये माइनस ई आउट करेंगे, तब जाके आपका नेट इन आएगा, वो आपका इक्वल टू नेट चेंज आएगा। ठीक है, और ये जो एनर्जी है ये एनर्जी के फॉर्म्स होंगे, ये वही एक एनर्जी नहीं है, ये वर्क भी हो सकता है, हीट भी हो सकता है, और अगर ये ओपन सिस्टम ओपन है तो मास भी फ्लो करेगा, राइट। तो आपका मास भी फ्लो कर सकता है, तो ऐसे में आपका फ्लो के साथ जो वर्क फ्लो है वो भी ऐड हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आपका स्पेसिफिकली आपने जो किया है वो एक पिस्टन सिलेंडर काइंड ऑफ अरेंजमेंट है, मतलब आपके पास सिस्टम है और आपके पास ये मूवेबल पिस्टन है, मतलब ये पिस्टन जो है मूव कर सकता है, और आपने इस पे एक वर्क किया है जो कि पिस्टन है, तो आपने वर्क किया, वर्क आप लोड डाल रहे हैं, तो ये टोटल अगर वर्क है किया है वो सपोज 10 किलो जूल्स है, तो ये 10 किलो जूल्स कंप्रेस कर रहा है आपके सिस्टम को। तो जितना ये अमाउंट है 10 किलो जूल्स, उतना ही अमाउंट आपका डेल्टा ई जो आपका सिस्टम में चेंज आएगा। तो ये जो है ये आपका डब्ल्यू इन है, मतलब ये कि वर्क इन किया है, मतलब ये टोटल एनर्जी का पार्ट है, टोटल एनर्जी इंटरिंग द सिस्टम। तो एक काइंड ऑफ ये एक इंटर करने के ये इसके अंदर आएगा ये, और आप इसमें कोई बाहर नहीं जा रहा है, क्योंकि टोटल एनर्जी लिविंग द सिस्टम, मतलब कोई भी एनर्जी बाहर नहीं जा रही है, क्योंकि ये एडियाबैटिक है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, डब्ल्यू बी इन ये आपका पार्ट है एनर्जी का, -0 क्योंकि कोई बाहर नहीं जा रहा, इज इक्वल टू डेल्टा ई सिस्टम। तो इसीलिए ये आपका 10 किलो जूल्स हो गया, राइट।
ओके सो तो जैसे मैंने इसमें अप्लाई किया कि ई इन माइनस ई आउट, ई इन आपका जो है डब्ल्यू बी इन है, ओके ये आपका ज़ीरो है कि कोई बाहर नहीं जा रहा, और ये आपका डेल्टा ई सिस्टम है, तो इसीलिए आपका ये 10 किलो जूल्स आपका आंसर आता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि इसमें आपके जैसे ये पिस्टन सिलेंडर था और ये बाउंड्री वर्क हो रहा था, ओके आपका पिस्टन वर्क कर रहा था। सिमिलरली यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि शाफ्ट वर्क कर रहा है। हाँ, तो ये आपका हो गया शाफ्ट वर्क है। इसमें आपने शाफ्ट वर्क इन है, इसका मतलब इस पे इस सिस्टम पे जो है आपने वर्क किया है ना। यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम कन्वेंशन लगा नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन दी गई है। ओके जब हमने कहा कि ये वर्क शाफ्ट हुआ वर्क है, तो ये काइंड ऑफ वर्क इस पे काइंड ऑफ ई इन के पार्ट में आता है, ठीक है, ये ई इन के पार्ट में आता है। और इसमें दिखा रहा है कि क्यू इन है जो 15 केजी जा रहा है, मतलब 15 किलो जूल्स क्यू इन है जो हीट है जो इंटर कर रहा है सिस्टम पे, और दैट अमाउंट इज़, और वो अमाउंट है 15 किलो जूल्स। और क्यू आउट है जो बाहर जा रही है, वो है आपका 3 किलो जूल्स। तो अगर इस डेफिनेशन को यूज़ करें और इस पर्टिकुलर एनर्जी बैलेंस को यूज़ करें जो कि ई इन माइनस ई आउट इज इक्वल टू डेल्टा ई सिस्टम कहता है, तो यहाँ पे ई इन क्या क्या फॉर्म है, ये आपका फॉर्म है 6 किलो जूल्स, ये आपका जा रहा है तो डब्ल्यू शाफ्ट इन है, प्लस 15 किलो जूल, ये आपका आ गया ई इन, माइनस ई आउट क्या है 3 किलो जूल्स, ओके। और ये आपका डेल्टा ई सिस्टम होना चाहिए। तो डेल्टा ई सिस्टम कितना है, ये आपका आ गया 6 + 15 -3 विच इज़ 18 किलो जूल्स, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन हुआ आपका एनर्जी बैलेंस का, ठीक है। तो ये सेम फॉर्म में लिखा गया है। तो ये सिंपल डेफिनेशन से जिसमें कि टोटल एनर्जी एंटरिंग द सिस्टम माइनस टोटल एनर्जी लिविंग द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जो टोटल एनर्जी जो इंटर कर रही है सिस्टम में, सिस्टम जो है, रिमेंबर सिस्टम को हमने, याद है आपको, हमने जो डिस्कस किया था कि सिस्टम को हम जैसे डॉटेड लाइन कह रहे हैं, तो ये सिस्टम हो गया। सिस्टम में जितने फॉर्म की एनर्जी है वो आपका आ गया इस फॉर्म में, जो इंटर कर रहे हैं उसको आपने फर्स्ट जो आइटम है या जो टर्म है उसमें आपने सब इंटर कर दिया, और उसके बाद जो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो लीव कर रही है, सिस्टम को छोड़ रही है, बाहर जा रही है, उसको आपने यहाँ लिखा, और वो टोटल आपका एनर्जी चेंज हुआ सिस्टम में। चलिए उसके बारे में और डिस्कस करते हैं। तो एनर्जी चेंज जो है सिस्टम का, वो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ओके, विच इज़ ई टू, जो कि ई टू माइनस ई वन होगा। और ये जो ई है ये एनर्जी है। एनर्जी के हमारे फॉर्म पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक तो आपका मॉलिक्यूलर एनर्जी हुआ जो कि इंटरनल एनर्जी कहेंगे, प्लस इसके साथ जो पोटेंशियल एनर्जी अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में है या टोटल सिस्टम अगर मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी हुआ। तो टोटल चेंज जो है वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के ई प्लस डेल्टा ई है, मतलब टोटल चेंज ऑफ एनर्जी, टोटल जो एनर्जी की चेंज होगी वो आपका इंटरनल एनर्जी के चेंज प्लस काइनेटिक एनर्जी के चेंज प्लस पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में होगी, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पर यूनिट मास भी लिख सकते हैं, जैसे कि डेल्टा यू को हम मास ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम में मल्टीप्लाइड बाय जो इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास माइनस इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास फॉर स्टेट 2 माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पर यूनिट मास एट स्टेट 1। कहने का मतलब कि ये जो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है ये स्टेट 2 में जो चेंज होने के बाद माइनस स्टेट 1 किया है, तो ये स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है। स्पेसिफिक मतलब पर यूनिट मास। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ एम स्क्वायर, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। और डेल्टा पी ई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल एम जी z2 माइनस z1, जो कि z मतलब एलिवेशन है। अगर स्टेशनरी सिस्टम है जो हम लोग ज़्यादातर डिस्कस और यूज़ करेंगे, तो z1 जो है वो z2 होगा, तो डेल्टा पी भी 0 होगा। अगर सिस्टम स्टेशनरी है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 होगी क्योंकि वो मूव ही नहीं कर रही है। तो डेल्टा ई को हम बेसिकली सिंपली चेंज इन
इंटरनल एनर्जी कह सकते हैं। ये सिस्टम के साथ, रिमेंबर ये याद रखिए, ये सिस्टम की बात कर रहे हैं हम जो जो चीज़ें बाहर बाउंड्री से आ रही है वो, उसमें इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम नहीं लगाने वाले हैं, चूँकि सिस्टम हमारा फिक्स्ड है और सिस्टम में जो चेंजेस हैं वो बेसिकली उसके बारे में बात कर रहे हैं। और वो जब स्टेशनरी होता है तो डेल्टा ई को हम सिंपल चेंज इन इंटरनल एनर्जी कह सकते हैं, सिंपल। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी चेंज, मतलब क्या क्या फॉर्म में आपका जो इंटर कर रहा है सिस्टम में एनर्जी के फॉर्म्स और जो बाहर जा रही है। तो अब पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो बाउंड्री जो इंट्रैक्शंस हैं, जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है या तो वर्क की तरफ से हो रहा है या क्यू की तरफ से हो रहा है, जो कि क्यू मतलब हीट। तो अगर ये ओपन सिस्टम है तो मास जो है वो भी एक फ्लो वर्क लेके आता है, तो उसको भी हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ पार्ट ऑफ द एनर्जी इन, और जो मास आउट होता है वो बेसिकली पार्ट होता है एनर्जी आउट में। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होता है सिस्टम से या सिस्टम में जाता है। वो 3 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका हीट ट्रांसफ़र की वजह से होता है, एक वर्क की वजह से होता है, एक मास फ्लो की वजह से होता है। अगर ये क्लोज्ड है तो केवल हीट ट्रांसफ़र या वर्क की वजह से होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप ई इन, मतलब ई जो है आपका जो इन है या आउट है, मतलब ई इन या ई आउट, ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा आपका क्यू इन प्लस डब्ल्यू इन प्लस जो मास के साथ आ रहा है ना, राइट। और सिमिलरली जो है इसी प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि ई आउट जो है वो क्यू आउट प्लस डब्ल्यू आउट प्लस ई मास आउट, ठीक है। तो अब ये जो है ई इन माइनस ई आउट जो है जब आप करेंगे, चूँकि यही इक्वल टू डेल्टा ई सिस्टम होगा, जो हम कह रहे हैं कि स्टेशनरी में डेल्टा यू है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट जो है इसको हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तो ये निकल के ऐसे आएगा। अब नोट कीजिए कि ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हो गया क्यू नेट इन, कितना टोटल अमाउंट फाइनली गया सिस्टम में, आप निकाल देंगे जो बाहर चला गया, और तो ये क्यू नेट हो गया। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यू नेट, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अगर साइन कन्वेंशन यूज़ करना है तो हमने कहा था कि हीट जो सप्लाई करते हैं सिस्टम में वो हो गया पॉजिटिव, अगर वर्क करते हैं वर्क जो सिस्टम करता है वो हो गया पॉजिटिव, नहीं तो वर्क अगर सिस्टम पे लग रहा है तो वो नेगेटिव है। अगर हम इसे नेट वर्क आउट करें तो नेटवर्क है और आप कन्वेंशन लगा रहे हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये डब्ल्यू आउट माइनस डब्ल्यू इन हो जाएगा, है ना, प्लस आपका जो है ई इन मास जो है, इसको भी हम लोग कह सकते हैं कि नेट मास इन, ओके, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। बट इन जनरल हम लोग क्यू इन माइनस क्यू आउट प्लस, ये क्या है कि डायरेक्शंस हैं तो इसमें थोड़ा आसान हो जाता है, इसमें इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट ये कई बार डिफरेंट टेक्स्ट बुक डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो होते हैं वो ऐसा लिखा जाता है। तो अब इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं कि ये ई इन माइनस ई आउट जो है वो बेसिकली नेट एनर्जी ट्रांसफ़र बाय हीट वर्क और मास, मतलब नेट दोनों का पार्ट है, क्योंकि ये एक पार्ट ये प्लस ये, तो काइंड ऑफ ये आप नेट एनर्जी बाय हीट, नेट एनर्जी ट्रांसफ़र बाय वर्क, नेट एनर्जी ट्रांसफ़र बाय मास, ये तीनों को जब ऐड करेंगे तो आपका इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा ई सिस्टम, जो कि चेंज इनका इंटरनल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी हो गया। स्टेशन में ऑफ कोर्स हम लोग काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल को नेगलेक्ट कर देंगे। ये रेट में भी लिखा जाता है, अगर आप सोचें कि ये रेट में है, मतलब पर यूनिट टाइम है, तो सब जगह डॉट आ जाएगा, अब नोटिस किए डॉट आ जाएगा, और यहाँ पे ऑफ कोर्स सिस्टम में जो चेंजेस होगा वो डी ई बाई डी टी आ जाएगा। अगर कांस्टेंट रेट है तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ कांस्टेंट है, क्यू डॉट भी कांस्टेंट है, तो सिंपल क्यू टोटल हो जाएगा क्यू डॉट डेल्टा टी मतलब विद इन जो आपका जो किसी भी टाइम पीरियड की बात करें, समय का अंतराल की बात कर रहे हैं, जो डेल्टा टी है, तो वो डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वर्क आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, और ऐसे ही डेल्टा ई आ जाएगा।
आप इसे एनर्जी बैलेंस जो है वो पर यूनिट मास में भी ले सकते हैं। तो सब कुछ जो है स्मॉल हम लोग लिखते हैं, जब पर यूनिट मास लिखते हैं तो हम लोग सिंबल जो है चेंज करते हैं और बड़ा कैपिटल नहीं लिखते हैं, उसको स्मॉल में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे ई इन माइनस ई आउट इज इक्वल टू डेल्टा ई सिस्टम। तो ये अगेन नेट एनर्जी ट्रांसफ़र बाय डिफरेंट फॉर्म्स में है, बट ये पर यूनिट मास हो गया। तो यूनिट क्या चेंज हो गया, केजी पर किलो जूल्स पर केजी। इसको डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि स्मॉल डेल्टा ई इन स्मॉल डेल्टा ई आउट इज इक्वल टू डी ए। अगर आपको सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं और आपको डिफरेंशियल स्मॉल एलिमेंट में लिखना है तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, पर यूनिट मास में भी लिख सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है। ये सब डिफरेंशियल फॉर्म में है। ओके, अब आती बात कि अगर सपोज़ आपका प्रोसेस जो है वो साइक्लिक है, मतलब ये कि आपने स्टार्ट किया एक पॉइंट से यहाँ से और वापस जो है यहाँ से 1 किया, वापस घूम के आप जो है वापस आ गए, तो 2 और 1 जो है बिल्कुल सेम हो गया, है ना। तो ये जब होता है तो क्योंकि ये क्लोज हो गया और कम्प्लीटली एक साइकिल है और जो कि वापस आ गया। अगर ये क्लोज सिस्टम है तो अगर ये क्लोज सिस्टम है और ये प्रोसेस साइक्लिक है तो क्या होने वाला है, क्योंकि चूँकि ये साइक्लिक है और क्लोज है, तो क्लोज का क्या मतलब है कि भाई एनर्जी फ्लो नहीं हो रहा है, केवल ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी जो है वो या तो हीट से हो सकती है या वर्क से हो सकती है। चूँकि क्लोज है इसका मतलब पहली बात तो ये कि आपने हटा दिया मास का पार्ट, आपके पास केवल एक एनर्जी रहती है क्यू एंड डब्लू। तो अगर हम लोग समझने की कोशिश करें उससे जो हमने पहले पढ़ा कि ई इन नेट ई इन माइनस ई आउट इज इक्वल टू डेल्टा ई सिस्टम, ठीक है। अब इसमें अगर आप ध्यान दें तो इसके 3 पार्ट्स हैं जो हमने लिखे थे। पहला क्यू इन माइनस क्यू आउट प्लस डब्ल्यू इन माइनस डब्ल्यू आउट प्लस ई मास इन माइनस ई मास आउट। ये आपका डेल्टा हो गया। और अगर क्लोज है तो ये ऑफकोर्स ये आपका 0 चला गया, है ना। बट अगर साइक्लिक है, मतलब आपका ये पूरा साइकिल है, तो डेल्टा ई क्या होगा, E2 माइनस E1 क्या होगा, वो आपका 0 होगा। क्यों, क्योंकि वो सिस्टम जो है वापस उसी स्टेट पे आ गया जिस स्टेट से आपने स्टार्ट किया था। तो एनर्जी, चूँकि ये तो स्टेट प्रॉपर्टी है, स्टेट सेम है तो डेल्टा ई 0 होगा। सिस्टम 1 और सिस्टम 2 अगर सेम है तो एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो सिस्टम की एनर्जी वापस आ गई उसी जगह पे जहाँ से स्टार्ट की थी, यहाँ से वापस आके उधर आ गई, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये आपका Q जो नेट इन है, और मैंने पहले लिखा था कि W नेट आउट, ये आपका 0 हो गया। इसका मतलब कि Q नेट इन इज W नेट आउट, ठीक है। तो ये Q जितना इंटर किया इफ़ेक्टिवली, जितना जो नेट अमाउंट अंदर गया सिस्टम में, उतना ही टोटल वर्क आपका होगा इफ़ेक्टिवली, नेट आउट जिसे कहते हैं, ठीक है। तो उतना ही जो साइक्लिक अगर सिस्टम है और क्लोज सिस्टम है तो आपका ये W नेट आउट इज इक्वल टू W नेट इन। तो ये अभी हमने डिस्कस किया इसके बारे में। अब एक एग्जांपल से इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। तो ये आपका एक फ्लूइड है जो एक रिजिड टैंक में है। तो ये टैंक है, ये है ना, और आपके पास इसके अंदर एक फ्लूइड है, जो आपको दिख रहा है वो फ्लूइड है। इसकी इनिशियल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी 800 किलो जूल्स है, और ये इस पे आपने एक पैडल लगाया है, ये पैडल हो गया जो घूम रहा है, स्टर कर रहा है, घूम रहा है, और इसकी टोटल शाफ्ट एनर्जी जो है वो 100 किलो जूल्स आपने इस पे वर्क किया। लेकिन ये टैंक जो है वो एडियाबैटिक नहीं है, ये एनर्जी लूज़ कर रही है। तो इसका टोटल अमाउंट जो लूज़ हुआ है वो 500 किलो जूल्स ऑफ हीट इस प्रोसेस में, जिसमें कि आपने 100 किलो जूल्स ऑफ वर्क किया है शाफ्ट पे। तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी जो है, जो इनिशियली वो 800 किलो जूल्स थी, वो फाइनली क्या होगी,
U2 क्या होगी। ओके, तो पहला चीज़ तो ये है कि हम ये देखेंगे कि ये स्टेशनरी मान के चलेंगे, क्योंकि ये आपका एक रिजिड टैंक है, टैंक बड़ा होता है तो ये मूव नहीं कर रहा है, इसका एलिवेशन चेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा P और डेल्टा K जो है आपका ज़ीरो होगा, है ना। तो E जो है, जो रिप्रेजेंटेटिव E है, वो बेसिकली आपका जो डेल्टा E सिस्टम है वो आपका डेल्टा U हो गया सिस्टम, है ना, जो कि आपका U2 माइनस U1 हुआ। तो अब आप क्या करेंगे, अब पहला तो आपने ये अजम्पशन ले लिया, उसके बाद आपने E इन माइनस E आउट इज इक्वल टू डेल्टा E सिस्टम, है ना, और ये आपने U2 माइनस U1 कह दिया। अब E इन माइनस E आउट, चूँकि ये क्लोज सिस्टम है, इसमें फ्लो नहीं है, तो ये हो गया आपका Q इन माइनस Q आउट, ओके, प्लस W इन माइनस W आउट, दिस इज इक्वल टू U2 माइनस U1, ठीक है। तो Q इन माइनस Q आउट प्लस W इन माइनस W आउट, ये आपका क्या था, ये था आपका नेट एनर्जी ट्रांसफ़र ड्यू टू हीट, वर्क और मास। तो चूँकि मास फ्लो नहीं है तो आपका सिंपली Q इन माइनस Q आउट हो गया प्लस W इन माइनस W आउट हो गया। Q इन ज़ीरो है, Q आउट आपका 500 किलो जूल्स है, ठीक है, प्लस आपका W इन जो है वो शाफ्ट वर्क है जो कि 100 किलो जूल्स है, माइनस W आउट जो है ज़ीरो है क्योंकि बाहर कहीं वर्क नहीं हो रहा है, और U2 आपको निकालना है और U1 आपका पास 800 किलो जूल्स है ना। तो U2 कितना होगा, U2 आपका हो जाएगा 800 माइनस 500 प्लस 100 किलो जूल्स, और ये हो गया आपका 800, ये हो गया आपका 400 किलो जूल्स। तो ये आपका स्पेसिफिक आंसर आया। ये क्लोज करते हैं ये लेक्चर, और फिर आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।